अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो भी एक ऐसी सतह पर है जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो अब बदतर से बदतरीन की तरफ जा रही है। महंगाई की जो सूरत हाल है उसने लोगों को एक हिजान में मुब्तला कर दिया है और लग ये रहा है कि मौजूदा हुकूमत गो के आए हुए बहुत मुख्तसर सा अरसा हुआ है, वो महंगाई पर काबू पाने में जो है उस तरह कामयाब दिखाई नहीं देती जिस तरह के वो दावे करते थे। एक्चुअली होता यह है कि बातें बहुत सी की जाती हैं, लेकिन जब अमली सूरत हाल आती है तो दिखाई ये देता है कि बाहर बैठ के बात करना आसान है बनिस्बत अंदर आके सूरत हाल को संभालना, और यही हालात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को भी दरपेश हैं। अगर सरकारी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह यानी अफरात ज़र जो है इस वक्त 14% पे ये सरकारी एदाद शुमार है, और अगर आप वैसे हालात का तजिया करें तो आपको दिखाई देगा कि मामलात इससे कहीं आगे जा चुके हैं। अब ये नहीं है कि बिजली का बिल दे दो या फ़ीसें अदा कर दो, अब मसला ये है कि अगर आपने 2 वक्त का खाना भी खाना है तो उसके अखराजात भी आपसे पूरे नहीं हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने उसमें एक और गंभीरता जो है वो पैदा की है, और लगता ये है कि गो के फ़िल वक्त तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है, लेकिन आगे चलकर इसमें मज़ीद बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। बिजली के निर्ख जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदा उसी शक्ल में अमली ताबीर की तरफ जाएगा जब आप तमाम सब्सिडीज़ यानी वो सहूलत जो आम आवाम को दस्तयाब है और सरकार उसको फ़ंड करती है वो आप वापस नहीं लेंगे। और इस वक्त जो डॉलर की मुकाबले में रुपये की कदर की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत के जो मामलात हैं, फिर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तकरीबन नेट इम्पोर्टर है खुराक के हवाले से, और ज़ाहिर है उसके असरात भी जो है वो मुरतब होने जा रहे हैं। इस बात की तवक्को की जा रही थी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई सख्त फ़ैसले जो है वो करेगी, और सबसे बड़ा सख्त फ़ैसला ये था कि अशराफिया की गर्दन के गिर्द फंदा जो है उसको तंग करेगी, उनको स्क्वीज़ करेगी, और आम आदमी पर जो बोझ है उसको कम किया जा सकेगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो इस नौइयत की दिखाई नहीं दे रही है। वही तरीक़ा कार अपनाया गया है और उसके नतीजे में अवाम जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं, हालात जो हैं वो दिगर गूं हो रहे हैं, और अगर मामलात इसी तरह रहे तो फिर आगे का नक्शा जो है वो बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन मईशत पर उनकी दस्तरस है और वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को जानते भी हैं और समझते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मुआशियात हैं। सलीम मांडवी वाला साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से हुकूमत के इक़दामात दिखाई दे रहे हैं उसमें कोई कोहियन दिखाई नहीं देता है। आप देखें लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन ज़ीरो थी, अब 12 से 14 घंटे पर चली गई है। जो आपकी इक़दामात हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है, बाकी जो चीज़ें हैं, आपको एक पैनिक दिखाई देता है? क्या मसला क्या है कि ग्रिप में नहीं चीज़ें आ रही हैं, क्या है? देखिए जी, एक तो मैं ये कहूँगा और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमें ये जो मईशत पे हम सियासत करते हैं ना, ये हमें किसी तरीके से बंद करनी पड़ेगी। मैं हर दफ़ा अपनी सियासी दोस्त भी, अपनी पार्टी में भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जब तक हम मईशत पे सियासत करते रहेंगे हमारी मईशत कभी ठीक नहीं होगी। और इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जब तक पॉलिसीज़, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपकी मईशत में, ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहेंगे और हमारी ग्रोथ, हमारी कंसिस्टेंसी ये नहीं पैदा होगी हमारी मईशत में। तो ये जो हम ब्लेम गेम शुरू करते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने लूट लिया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया,
हम भी आते हैं तो हम भी यही बातें करते हैं। इन बातों को करने से हमें एक्चुअली ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है, ना मईशत को कोई फ़ायदा होता है। तो हमें इनसे बालातर होके मईशत को देखना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट हो उसको मईशत को डील करना चाहिए लाइक दे वुड, आई वुड से दे वुड रन देयर ओन कंपनी और दे वुड रन देयर ओन बिजनेस। जो वो अपने लिए चीज़ें डिसीशंस लेते हैं, उसी पेन से उसी तरीके से मुल्क के भी डिसीजन लेने चाहिए। तो जब आप सिंसियर हो जाएंगे और आप ये सियासत बंद कर देंगे मईशत पे, तो आप देखिएगा हर गवर्नमेंट जो है वो सही डिसीजंस लेगी। नहीं और टाइम सलीम साहब, आज जी सलीम साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 6-7 हफ्ते हुए हैं आए हुए, आपको दिखाई देता है कि कहीं पर एक वुज़रा की और बड़े तजर्बाकार वुज़रा की फ़ौज है, मतलब तवानाई के ऊपर 4 वज़ीर बैठे हुए हैं, लोड शेडिंग नहीं कंट्रोल हो रही है, फाइनेंस के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले बहुत सी बातें करते थे, इसी तरह एहसन इकबाल साहब वहाँ पर मौजूद है, मतलब एक तजर्बाकार टीम मौजूद है। तो इनसे क्यों कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही हैं? एक दिखाई तो दे ना कि ये एक सिमत में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, जब से ये गवर्नमेंट आई है देयर इज़ अनसर्टेनिटी, तो वो अनसर्टेनिटी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी तो डिसीशन मेकिंग नहीं होगी। तो जैसे ये अनसर्टेनिटी, और हमने पूरी कोशिश की है बीइंग देयर कोलिशन पार्टनर्स, कि ये अनसर्टेनिटी में आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते। या आप गवर्नमेंट चलाएं या आप छोड़ दें, या आपको टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट लेनी नहीं चाहिए थी। अब जब आपने गवर्नमेंट ले ली है और आप अनसर्टेन वे में गवर्नमेंट को चलाएंगे, और जैसे सलीम साहब आप बड़ा जुमला कह गए हैं कि पहले तो आपको हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको हुकूमत कतई तौर पर नहीं लेनी चाहिए थी, फौरन इलेक्शन में चले जाते, क्या करते? क्योंकि स्पीयर हेड तो आपने किया है तहरीक एतमाद को। नहीं सर, इलेक्शन हमने बिल्कुल सपोर्ट किया है और मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो अब उसको, उस डिसीजन को लेने के बाद देयर शुड बी नो सेकंड थॉट्स। आप यू नीड टू मूव अहेड, यू नीड टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, यू नीड टू फिक्स थिंग्स व्हिच नीड टू बी फिक्स्ड। मेरा कहने का मतलब ये है, बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अनसर्टेनिटी में गवर्नमेंट नहीं चला सकते। यू हैव टू बी क्लियर माइंडेड, you have to take decisions which are required and timely decisions। अगर आप decisions टाइम पे नहीं लेंगे, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फेलियर क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फेलियर ही यही होता है कि आप टाइम पे डिसीजन नहीं लेते। तो अगर ये अनसर्टेनिटी रहेगी, टाइमली डिसीजंस नहीं लेंगे और आप घबराएंगे डिसीजंस लेते हुए, तो जाहिर सी बात है मसले और ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये बताइएगा कि लगता ये है कि ये सूरत हाल क्यों है? अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र जो हैं वो सालाना तकरीबन अब 30-31 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई हैं। अगर हुकूमत कोशिश करे कि वो जो आपकी दरामदात हैं उनको इन तरसीलात ज़र से नीचे ले आए, अपनी बरामदात जो है वो थोड़ी सी बढ़ा ले, और जो अशराफिया को बेतहाशा सहूलतें दस्तयाब हैं उनको कर्ब कर ले, तो क्या इस मुल्क की मईशत को सुधारना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है? देखिए नदीम साहब, सलीम साहब ने 2 बातें की हैं, मैं समझता हूँ दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी, ये गैर यकीनी की जो फजा रहती है, ये कहा जाता है कि ये बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जब तक गैर यकीनी की फजा रहती है तो सरमायाकार जो है वो अपना सरमाया लगाने से डरते हैं, घबराते हैं, और उसके नतीजे में जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार स्लो डाउन हो जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही बुनियादी नुकता जो है कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को गौर से देखिए तो 2 किस्म के बयानिए जो हैं वो हमें नजर आते हैं। एक बयानिया तो है कि हमने मईशत को बेहतर किस तरह करना है, और दूसरी तरफ एक बयानिया जो है वो खाना जंगी का बयानिया है।
पीटीआई, इमरान खान साहब और उनकी आला तरीन क़यादत जो है वो खाना जंगी का बयानिया फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के अंदर। अब मेरे नज़दीक ये दोनों बयानिए जो हैं, मईशत को बेहतर करने वाला बयानिया और दूसरी तरफ खाना जंगी का बयानिया, ये एक ही मुल्क में पाकिस्तान के अंदर दोनों बयानिए इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। अब ये रियासत ने डिसाइड करना है, रियासत में रहने वाले लोगों ने फैसला करना है कि इन दोनों में से कौन से बयानियों को दफन करना है। यहाँ तो खाना जंगी का जो बयानिया चल रहा है उसको दफन करना होगा। अगर उसको दफन नहीं करना चाहते तो फिर वो जो मईशत को बेहतर करने वाला बयानिया है वो खुद ब खुद दफन हो जाएगा। तो एक तो ये सियासत वाला मामला जो है ये मईशत के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो गैर यकीनी की फजा और फिर ये खाना जंगी वाला बयानिया ये खतरनाक है। अच्छा, दूसरा आप सोचिए कि इस वक्त जितनी भी चीजें आपको मईशत के अंदर नजर आ रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का गिरना हो, चाहे वो रुपये का डॉलर के सामने कमजोर होना हो, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में नहीं देखी जा रही। उनको तो जैसे आपने कहा कि अभी 7-8 हफ्ते हो रहे हैं हुकूमत संभाले हुए, अप्रैल की 11 तारीख को आई थिंक उन्होंने हल्फ लिया था। तो ये तो जो पॉलिसीज पहले बनाई गई थी, पिछले साबिका हुकूमत के दौरान बनाई गई थी, उनके नतीजे में फारूक सलीम साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें सलीम मानवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि मैंने फ़ारूक सलीम साहब से भी ये सवाल किया था कि क्या ये मईशत जो है इसको संभालना कोई रॉकेट साइंस है? आपकी सूरत हाल वो नहीं है कि इसको कंट्रोल ना किया जा सके, तरसीलात ज़ार हैं, थोड़ी सी बरामदात बढ़ाइए, कुछ चीज़ें जो हैं 5-7 अरब डॉलर की उनकी रीएडजस्टमेंट कीजिए, तो आप उसको फौरी तौर के ऊपर कम अज़ कम चलने की पोजीशन में तो आ सकते हैं। ये फैसले करते हुए भी जो है वो क्यों एक तज़ब्ज़ुब है, एक हिचकिचाहट है? सर, मैं फ़ारूक सलीम साहब भी एग्री करता हूँ, वो सही कह रहे हैं। देखें, बात वही आ जाती है कि जो चीज़ें करने वाली हैं और जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनमें क्या डिले है, क्या तकलीफ है आपको करने में। तो ये तो मैं खुद ये कहता हूँ बिकॉज हम गवर्नमेंट का पार्ट हैं और कोलिशन गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं। और मैंने ये वॉइस भी किया है, मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब को भी कहा है कि आप क्यों नहीं डिसीजन लेते टाइमली, और ये अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो हमारे हालात अननेसेसरली ख़राब होंगे। डॉलर, मेरी नज़र में डॉलर 200 रुपये होने का कोई मकसद नहीं है, कोई वजह नहीं है कि डॉलर 200 रुपये का हो गया। मगर अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे टाइमली, आप प्राइसिंग कंट्रोल नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप इंपोर्ट्स को मैनेज नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें तो फिर जाहिर सी बात है दे विल गो हेवायर। तो अब ये तो मैं आपको शुरू में एक एग्जांपल दी कि आप एक कंपनी भी अगर मिसमैनेज करेंगे तो उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं सलीम साहब, आपको क्या लगता है, एतमाद नहीं है या ये एहसास है कि बेयकीनी है कि हम पता नहीं कल हैं नहीं हैं, या ये है कि एक पैनिक सिचुएशन हो गई है और चूँकि इतने ज़्यादा इत्तेहादी हैं कि फैसला साजी जो है वो कहीं बीच में गुम होती जा रही है? मैं आपको जी आपके प्रोग्राम के जरिए बताऊं, हुकूमत को कोई मसला इत्तेहादियों की तरफ से नहीं है। दे हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑफ इत्तेहादीज, दे हैव फुल सपोर्ट ऑफ इत्तेहादीज। इन्होंने डिसीजंस खुद लेने हैं, इन्होंने चीज़ें, अब जाहिर सी बात है, कल मैं किसी शो पे था तो मुझे कह रहे थे जी वो इत्तेहादी से कंसल्ट करके फ्यूल प्राइस, ये देखें ये बातें और आपको प्रॉब्लम में डालेंगी। इत्तेहादियों का तो काम नहीं है कि आपके एग्जीक्यूटिव डिसीजंस रोज के लें, ये तो आपका काम है। जो मिनिस्टर जिसको आपने ये पोजीशन दी है, ये उसका काम है डिसीजन लेना।
और अगर वो नहीं ले रहा तो फिर आप चेंज करें, दूसरा मिनिस्टर लाएं। ये तो नहीं हो सकता कि हर चीज जो है वो इत्तेहादियों से मिलकर करनी है, ये पॉसिबल ही नहीं है, वर्केबल ही नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में, कैबिनेट में और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, दे मस्ट टेक डिसीजंस एंड दे मस्ट टेक डिसीजंस ऑन टाइम। इफ दे डोंट टेक डिसीजंस, हम बैड टू वर्स होता जाएगी हमारी सिचुएशन। अच्छा, इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि जो मैंने आप अब ये जो महंगाई की सूरत हाल है, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजंस अपनी जगह के ऊपर हैं, ये जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरीके से एक तरफ से किनारा पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ मामला हाथ से निकल जाता है, उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं और से हाथ से निकल जाता है। अब ये जो सूरत हाल है ये पैनिक ड्रिवन है, ये बेयकीनी की कैफियत है, ये अपने ऊपर एतमाद नहीं है, या फिर जो सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि यार हौसला करो, फैसले करो? देखिए, महंगाई के पीछे जो आपने इशारे दिए, गैर यकीनी वाला, उसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। फैसला साजी का इस वक्त जो महंगाई आ रही है, मैं समझता हूँ उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। इसका मेजर ताल्लुक आ रहा है आपकी जो कमोडिटी मार्केट दुनिया में बढ़ रही हैं और जो तेल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी, और जो हमने सब्सिडी दे रखी थी फरवरी की 28 तारीख के बाद। देखिए, अभी तो ये पहली किस्त आई, अभी पेट्रोल जो है और डीजल जो है इसकी कीमत मजीद बढ़ानी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि ये मजीद 30, 40, 50 रुपए, और डीजल शायद उससे भी ज्यादा बढ़ाना पड़े, क्योंकि दुनिया में डीजल की कीमतें जो है वो they've just gone through the roof, वो बहुत तेज हो गई। डीजल की एक बड़ी कमी सामने आई है दुनिया में और उसकी कीमतें बहुत चढ़ गई। तो महंगाई का तो नदीम साहब एक नया तूफान जो है वो आप समझिए कि हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। जैसे ही आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो महंगाई को तो ये हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो इसमें जिसको हम कहते हैं वो सिल्वर लाइनिंग, कोई अच्छी खबर जो है वो कुछ ऐसी नजर आती है कि तारीखी तौर पे PMLN या PMLN लेड गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके दौरान GDP ग्रोथ रेट कुछ बेहतर होने लगता है, और उसके नतीजे में जो औसतन आमदन है पाकिस्तानियों की, आपकी और मेरी, बाकी पाकिस्तानियों की, वो कुछ बेहतर होने लगती है। और आप ये समझिए कि महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी कुव्वत बर्दाश्त जो है उस नतीजे में हमारी पहुंच पाएगी। मैं आता हूं, हमें ज्वाइन किया है जुबैर मोतीवाला साहब ने, वो इस्लामाबाद थे, हुकूमत से उनकी मुलाकातें होती रही हैं। जुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाएगा, सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि भाई हौसला करें, फैसले करें, आपको क्या दिखाई देता है? बेयकीनी दिखाई देती है, अपने ऊपर एतमाद दिखाई नहीं देता है, क्या मसला क्या है? आप तो इस्लामाबाद में मिले हैं सबसे। देखिए, मेरी सबसे मुलाकातें हुई हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर और साथ जितने कंसर्न लोग हैं उनसे हुई हैं। मुझे तो उसमें ऐसा कोई नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, इसके कि डॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास, सिवाय इसके कि रूम नहीं है, और सिवाय इसके कि IMF की रेस्ट्रिक्शंस है। कोई फैसला लेने की जो रिस्ट्रिक्शन है, मैं नहीं समझता वो पॉलिटिकल टर्मोइल है या अलायंस है। जो फैसला जो हमने करना है, जो कि गैर पसंदीदा फैसले हैं, जैसे तेल की कीमत बढ़ाई जो, और जो है उन्होंने बिजली की कीमत बढ़ानी है, जो गैस की कीमत बढ़ानी है, ये सारी कंडीशंस हैं। और ये कंडीशन इसलिए माननी पड़ती हैं कि राइट नाउ हमारे पास डॉलर्स की कमी है। अगर हम अपने इंपोर्ट को देखते हैं और अपने एक्सपोर्ट को देखते हैं, होम रेमिटेंस को देखते हैं, तो इस साल अनफॉर्चुनेटली हमारा 17 से 18 बिलियन डॉलर का ट्रेड अकाउंट डेफिसिट आएगा। तो ये कैसे हम मुतम्मिल हो सकते हैं इस बात? नहीं, इसमें जुबैर मोतीवाला साहब, आप लोग मिले हैं, बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आप अपने लोगों को क्यों नहीं कहते कि भाई सुबह 8 से 6 बजे तक दुकानें खोल लो? आप लोग ये क्यों नहीं उनको सजेस्ट करते कि हमसे 500 रुपये लीटर ले लो पेट्रोल, और नीचे जो है मोटरसाइकिल वाला उसको 100 रुपये लीटर दे दो, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ चले जाओ, जरा अशरफिया पाकिस्तान की मैंने वो आगे आए। मेरे साथ जो मैंने बात की वो ये है, मैंने उनसे कहा कि मुझे जो फिक्र है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन और व्हाइट कॉलर जो क्लास है हमारी पाकिस्तान की, उसकी मुझे ज्यादा फिक्र है। उसकी फिक्र का मैं ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, समझ में आती है, उससे उसका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, दालें महंगी, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। एडिबल ऑयल इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया, उसके दाम 400-500 रुपए बढ़ गए। तो ये जो सारी चीजों का मैंने एक हल दिया उनको, मैंने कहा स्टेट
स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए, उन इदारों के जो सरबराहान है उनकी जो है नौकरियां जारी रहे, इसके लिए वो प्राइवेटाइज आप उसको नहीं करते और 600 से 700 अरब रुपया आप जो है ना उनको चलाने के लिए, सिर्फ उनका नुकसान पूरा करने के लिए देते हैं। मैं इनसे ये कहा कि आप 3 चीजें पकड़ लें, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं चाहिए। चीनी, गंदम और आपका जो है ना ये तेल, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो गरीब आदमी नहीं रह सकता। आपने उससे अगर किराए में दाम बढ़ा लिया है, आप इसको जो 50% दामों पे इन तीनों चीजों को कर दें, एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ से मेरे पैसे ठीक है, मैं जुबैर साहब आता हूँ, लेकिन मेरा इस पर भी एक सवाल है। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त के बाद। वेलकम बैक। सलीम मांडवी वाला साहब, ज़ाहिर है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त बड़ा मसला है। घी की कीमतें जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो भी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अब ज़ुबैर मोती वाला साहब भी जवाब देंगे, फ़ारूक सलीम साहब भी जवाब लेंगे कि गुजारिश ये है कि आप आटा सस्ता कर लें, ऑयल को देख लें, चीनी को देख लें, तो क्या उसने पानी का शीरा बना के रोटी उससे खानी है? मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप कैसे देखते हैं कि अगर आप पेट्रोल ले जाते हैं 200 रुपये पर, डॉलर ऑलरेडी 200 रुपये पर खड़ा है और जो घी की कीमत है वो भी 200 रुपये क्रॉस कर रही है। पहले तो हम कहते थे 100 रुपया पाकिस्तान का अब प्राइमरी करेंसी बन गया है, तो 200 पे जा रहे हैं। देखें जी, मैंने तो इस पे फाइनेंस मिनिस्टर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी एडवाइस दी है कि इंडिया में आज तक राशन कार्ड चलता है। आज तक इट इज़ एन इकोनॉमिक पावर, मगर आज तक राशन कार्ड चलता है। क्यों चलता है आप भला पूछें? क्योंकि वो जो सब्सिडी जिस तबके को देना चाहते हैं वो उसके थ्रू देते हैं। आपका मसला क्या है कि आपकी जो इन्फ्लेशन हो रही है वो आपके निचले तबके को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। जो भी आप सब्सिडी, और IMF ने सब्सिडी से मना नहीं किया, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, उन्होंने सब्सिडी से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप उस तबके को सब्सिडी दें जो तबका सब्सिडी डिजर्व करता है। और फ्यूल प्राइसेस पे भी जो हमारी डिस्कशन हुई वो यही हुई, और आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी कि 28 बिलियन की सब्सिडी उस तबके को दी जाएगी जिसको फ्यूल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएंगी। और इसी तरह आपने जो आटा देना है, आपने जो चीनी देनी है, आपने जो चीज़ें देनी है लोगों को जिनको आप नहीं चाहते, जो इन्फ्लेशन को बेयर नहीं कर सकते, उसका तरीक़ेकार दुनिया में मौजूद है। आपने, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि आपने नई चीज़ इवॉल्व करनी है, तो वो आप दें। IMF सिर्फ ये कहता है कि आप सारी दुनिया को एग्जेम्पशन ना दें, सिर्फ उनको सब्सिडी दें, टैक्स पूरा रिकवर करें, उनको सब्सिडी दें जिनको ज़रूरत है सब्सिडी की। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको भी सब्सिडी आती है, मुझे भी सब्सिडी आती है। डू वी डिजर्व सब्सिडी? वी डोंट। तो ये मैकेनिज्म इन प्लेस करना है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी चीज नहीं है। हमारे पास BISP प्रोग्राम है, हमारे पास दूसरे प्रोग्राम है, इतना ये मुश्किल काम नहीं है करना। मगर बात वही है कि करें, आप डिसीजन लें, आप इम्प्लीमेंटेशन करें। अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि फैसला मतलब हुकूमत ने करना है ना, हल तो अपनी जगह पे मौजूद हैं और उसके लिए साइंटिफिक हल मौजूद है। राशन कार्ड, बिल्कुल, आखिर पाकिस्तान में राशन कार्ड रहा है, लोग उससे ज़रिए लेते रहे हैं चीज़ें, जिसने वो जो तबका है जिस बेचारा फंस रहा है उसको आप राशन कार्ड इस नौइयत का दे दें कि वो पेट्रोल भी ले लें, कुछ वो आटा भी ले लें, चीनी भी ले लें, बाकी चीज़ें भी ले लें, आखिर चलता रहा है ना। क्यों हम सिस्टम क्यों नहीं लाना चाहते? हम ये कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स क्यों कर रहे हैं? नदीम साहब, अगर आलमी मंडी में तेल $120 का चल रहा है और पाकिस्तान 90% अपना तेल जो है वो आलमी मंडी से इंपोर्ट करता है, तो किसी सूरत जो है वो आप तेल की कीमत नीचे नहीं रख सकते हैं। उसके नतीजे में आने वाली महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
मैं नहीं समझता हूं कि महंगाई कंट्रोल करने का कोई तरीका हुकूमत के पास मौजूद है। उसकी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाया जरूर जा सकता है, और उसका एक तरीका अभी सलीम साहब ने बताया कि टारगेटेड सब्सिडीज हो। अब देखिए, हुकूमती खजाना खाली है। पीटीआई की हुकूमत जो बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा है। 5 से 5.5 हजार अरब का बजट का खसारा। अब आप ऐसी हुकूमत जो कि 5,000 अरब के बजट के खसारे पे बैठी है, आप उससे तवक्को लगा बैठे कि वो आपको रिलीफ देगी, वो आपको सब्सिडीज दे पाएगी। या फिजिकल स्पेस जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जिसका आसान तरीन मामला ये है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सब्सिडी देना शुरू कर दे। इवन टारगेटेड सब्सिडी 28 अरब रुपया क्या अमाउंट। ठीक है, मैं फरूख सिंह साहब आता हूँ ज़रा। मैं ये इस पे, चूँकि ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने बात की थी, ज़ुबैर साहब अगर पैसे ही नहीं हैं और अगर ये सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि हम एक मुल्क के महंगाई की सूरत हाल के नतीजे में हम एक मुआशी जिसे कहते हैं बदतरीन सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई पैचअप वर्क दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मैं इन दोनों हजरात जो मेरे साथ बैठे हैं उनके मुझसे मैं सवाल करता हूँ और कौम से भी सवाल करता हूँ, क्या हमको नुकसान देने वाले इदारों के लिए 700 अरब रुपया देना लाजमी है हर साल? और क्या इसी पैसों को हम लोगों की फसल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये भी राशन कार्ड की और जो बात कर रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी की, वो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आज जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो भी नहीं जिंदा रह सकता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो वो ऐसी अशिया जो एसेंशियल है छोटे से छोटे आदमी के लिए, उसको जो है उसकी कीमत आप आधी कर दें, आपके आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद जो बातें आप करते हैं वो जरूर होनी चाहिए। अगर IMF आपसे कहता है कि भाई आप अगर ये वाली रेस्ट्रिक्शन लगाए तो वो ठीक कहता है, वो क्योंकि उन्होंने हमको लैंडिंग करनी है, वो अपनी एबिलिटी टू पे देखते हैं कि भाई आपको मैंने कर्जा दिया, वापस कहां से करेंगे। अगर आपकी उनको इनकम नजर नहीं आती तो वो बताते हैं कि आपने गैस के रेट बढ़ाए, इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ाए, फलाने के रेट बढ़ाए। इन तमाम चीजों को, दूसरी बात सलीम भाई ने बिल्कुल ठीक कि सब्सिडी की कोई मना नहीं करता, लेकिन सब्सिडी जो है ना फूड सेक्टर में है और टारगेटेड सब्सिडी की जो ना वो बात होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी टाइम लगेगा। आप इस वक्त जो है जिन लोगों को फंसे में ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मेरे पास चूंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है जी, सलीम साहब ये फरमाइएगा कि क्या पुश किया जा सकता है गवर्नमेंट को इस जानिब कि यार ये काम ये तो करो कम से कम जो हो सकते हैं, वरना आप एक ऐसे क्योस की तरफ जा रहे हैं जो शायद फिर किसी से भी नहीं संभलेगा। सर हम तो देखें उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और मैं हर फोरम पे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है यही बात करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यही बात करता हूँ, दूसरे जो मिनिस्टर मिलते हैं उनके साथ भी यही बात करता हूँ। तो जो मुझे बात समझ में आती है वो मैं उनको कन्वे करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप करें। अब इससे ज्यादा तो बीइंग एज अ कोलिशन पार्टनर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इफ दे कांट टेक डिसीजंस तो देन दिस इज समथिंग वेरी, टू मी इट इज वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।